मुंसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने NIA हथियार डेटाबेस का किया इफ्तिताह। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की शिनाख्त और निगरानी को मजीद मौसर बनाना है मकसद। मध्य प्रदेश बीजेपी स्टेट ऑफिस में वीर बाल दिवस प्रोग्राम मुनक़िद। वज़ीर आला मोहन यादव ने बच्चों की कुर्बानियों को पेश किया खिराज अक़ीदत। उन्नाव रेप केस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर अवाम का एहतजाज। मुतासिरा खातून को इंसाफ दिलाने और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। राजस्थान के चौमू में पथराव इलाके में कशीदगी के बाद सिक्योरिटी सख्त। कई अफराद को लिया गया हिरासत में। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए जलजले के झटके। जलजलों की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। गोवा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से मेडिसिन शऊर बेदारी वॉकथॉन का इनकाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दीगर ने प्रोग्राम में की शिरकत। और अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में एक तकरीब के दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तैयार शुदा हथियार डेटाबेस का बाज़ाब्ता इजरा किया। इस डेटाबेस का मकसद दहशतगर्दी और दीगर संगीन जुराइम में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की शिनाख्त और निगरानी को मजीद मौसर बनाना है। अमित शाह ने कहा कि इस डेटाबेस से कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहकीकात में सहूलत हासिल होगी और जराइम की रोकथाम में मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क में कानून की हुक्मरानी मजबूत होगी और अवाम की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी से मुतल्लिक दीगर मौज़ूआत के अलावा डिजिटल फॉरेंसिक और CCTV तहकीकात, डेटा तज्जिया, मौसर ट्रायल, बुनियाद परस्ती, जासूसी और कौमी सलामती को उभरते हुए हाइब्रिड खतरात से निमटने के सेशन शामिल हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने बीजेपी स्टेट ऑफिस में मुनक़िद वीर बाल दिवस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उनके हमराह मध्य प्रदेश बीजेपी के रियासती सदर हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला मोहन यादव ने बच्चों की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वीर बाल दिवस नौजवान नस्ल को बहादुरी, कुर्बानी और हिब्बुल वतनी का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि बच्चों की अजीम कुर्बानियाँ मुल्क की तारीख का सुनहरा बाब है। इस तकरीब में पार्टी कारकुनान, रहनुमा और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। क्या वंश और क्या गौरवशाली अतीत, धन्य भारत माता जिनने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। हमारे लिए सौभाग्य की बात, एक नहीं दो नहीं, लगातार ये सिलसिला चलता गया और हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक जी महाराज से लगा करके बाद के 10वें गुरु तक और फिर अपने बीच ये हमारा एक नया इतिहास बना। और माननीय अध्यक्ष जी ने सही कहा कि 1857 का युद्ध हो, बाद में अंग्रेजों के समय के युद्ध हो, 1942 का युद्ध हो या आजाद हिंद फौज के टाइम का युद्ध हो, हर काल, हर जगह, हर समय हमारे वीर बलिदानियों ने हमको प्रेरित किया। लेकिन जिनकी गाथा हम लिख रहे हैं, वाकई में साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह ने जो शहादत दी है, वास्तव में वो अद्भुत है। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करूंगा। जोरदार अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जिन्होंने इस बात के लिए, हाँ सच में जहां हमको बाल दिवस की याद आएगी, वो बाल दिवस कौन सा होना चाहिए, किस पे गौरव और गर्व होना चाहिए, बाद की पीढ़ी किस पे एहसास करेगी, एक एक चीज निकाल कर वो दी। हम केवल गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मना सकते। हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उफनी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, 6 साल के, 9 साल के साहिबजादे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और कितने घटनाक्रम सुनाते हैं उनके बारे में, कितनी सारी बातें। लेकिन ऐसे बच्चों से लगाकर बड़े, केवल क्या शर्त थी, केवल विधर्मी बन जाओ तो सब छोड़ देंगे। ये केवल खुशी खुशी शहादत देने का विषय नहीं था, ये विषय थी चुनौती का। और चुनौती ये थी कि केवल धर्म बदल लो,
आप हमारे धर्म में आ जाओ। कई बार ये गलतफहमी लोग फैलाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं। जरूर करना चाहिए, लेकिन जो नहीं मान रहा उसके साथ क्या हो रहा है, जिसने ना बोल दिया उसके साथ क्या बीती है, ये किसने छूट दे दी है, ऐसे कैसे होना चाहिए। और अगर वो शहादत हुई तो उसको क्यों युगों तक याद नहीं करना चाहिए। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपनी सरकार की ओर से और अपनी तरफ सबकी ओर से। उन्नाव रेप केस को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर अवाम और समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मुतासिरा खातून को इंसाफ दिलाने और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान लोगों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि ऐसे संगीन मुकदमात में जल्द समाअत और सख्त सजाएं ज़रूरी हैं ताकि मुआशरे में इंसाफ का एतमाद बहाल हो सके। मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके। किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं है। एहतजाजियों का कहना है कि अदालत के फैसले के बाद अवाम का अदलिया पर से एतमाद खत्म होता जा रहा है। उन्नाव रेप केस के मुतासिरा खातून के वकील महमूद पराचा ने कहा कि वो आज या कल सीबीआई के तफ्तीशी अफसरान उनके दीगर साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। वकील का इल्ज़ाम है कि तफ्तीश के दौरान संगीन बेज़ाब्तगियाँ की गई और इंसाफ के अमल को मुतासिर करने की कोशिश हुई है। महमूद पराचा ने कहा कि मामले में सच को दबाने की कोशिश की गई है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। उन्होंने मुतालबा किया कि पूरे मामले को शफाफ जांच इस मामले की होनी चाहिए ताकि मुतासिरा खातून को मुकम्मल इंसाफ मिल सके। आज क्योंकि सीबीआई ने तो अभी तक एफआईआर नहीं की है अपने उन अधिकारियों के खिलाफ, तो आज या कल हम लोग बच्ची की तरफ से भी आईओ के खिलाफ और उसका साथ देने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराने भी सीबीआई ऑफिस जाएंगे। उसका भी हम सूचना दे देंगे आपको। बिल्कुल, देखिए हमें डर लग रहा है ना कि सीबीआई जब अब जा रही है पब्लिक के दबाव में, तो वो हारने के लिए तो नहीं जा रही, मुंह दिखाने के लिए अच्छे से अच्छा वकील खड़ा कर देंगे, लेकिन बहस ऐसे करेंगे कि बच्ची हार जाए और कुलदीप सिंह सेंगर जीत जाए। तो हम लोग तो एकदम इससे बहुत डर गए, तो हमने भी अपनी तैयारी करके कैविएट लगा दी है कल ही, और हम अपनी भी पिटीशन तैयार कर रहे हैं क्योंकि 5 तारीख को कोई कोर्ट खुलेंगे, तब तक हम भी अपनी पिटीशन तैयार करके डालेंगे ताकि सीबीआई हमारी पीठ पीछे बच्ची का नुकसान। उन्नाव रेप केस में मुलजिम सेंगर को जमानत मिलने के बाद मुतासिरा खातून की वालिदा ने कहा कि उन्हें इंसाफ की ज़रूरत है और वो आला अदालत ही को अपनी वाहिद उम्मीद समझती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंसाफ के बगैर मुआशरे में इंसाफ के क़याम का तसव्वुर नामुमकिन है और वो इंसाफ के हुसूल के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। हम हाई कोर्ट में इसलिए प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि वही रेप विक्टिम है, उसके बाप को मार दिया जाता है, मेरी लड़की के साथ अत्याचार करते हैं, फिर एक्सीडेंट कराते हैं। नहीं, हमने ये नहीं बोला, वो मेरे पार्टी के हैं, हम जब जाएंगे तब वो हमसे मिलेंगे, हमारे लिए उनका गेट खुला है। हम उनके ऊपर इल्ज़ाम, मेरे पार्टी है, हम उनका इल्ज़ाम, हमको टिकट मैडम दिन, हम उनको क्यों इल्ज़ाम लगाएंगे। आप लोग हो ना हो तब भी हमसे मिलेंगे। ये गलत है, जो कह रहा है वो गलत है। आपके वकील साहब कौन हैं, उनका क्या? मेरे प्राचा जी, सनावर जी, और वकीलन का नाम नहीं जानते। मेरे 15-20 वकील जहाँ ऑफिस में गए थे कल, वहाँ 15-20 वकील हैं। सर मेरे साथ बहुत गलत न्याय हुआ, हमको न्याय चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको सुप्रीम राजस्थान के जिला जयपुर के चोबू इलाके में पथराव का एक वाकया पेश आया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। वाकये के फौरन बाद अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। जराये के मुताबिक 2 गिरोहों के दरमियान तनाज़े के दौरान अचानक पथराव शुरू हो गया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। एहतियाती तदाबीर के तौर पर करीबी बाजार बंद कर दिए गए और पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है और किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। वाकये की तहकीकात जारी है और शरपसंद अनासिर की शिनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। स्पेशल कमिश्नर जयपुर राहुल प्रकाश ने बताया कि इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब तक कई अफराद को हिरासत में लिया गया है। मूल रूप से जहां पर पुलिस को वेरीफाई करना था और वहां पे वेरीफाई करने दिया गया, जो लोग संदिग्ध लगे उनको लेके आया गया। कुछ जगहों पे पुलिस के साथ
विरोध करने का भी प्रयास किया गया। तो ऐसे लोगों को भी राउंड अप किया गया, उनको लेके आया गया। अब क्या स्थिति है मौके पर? आप तो तमाम पुलिस बल के साथ गए हैं, अब क्या मौके पे स्थिति शांतिपूर्ण है और सारे जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे पिकेट्स लगा दिए गए हैं। जी सर। और जाब्ते को और बेहतर तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा, मोबाइल्स भी लगाई जाएंगी और भी आवश्यकता अनुसार जाब्ता लगाएंगे। और जिन लोगों को राउंड अप किया गया है उनमें से बहुत सारे ऑलरेडी उपद्रवी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा वेरीफाई करके, और जो बच गए होंगे उनको भी चिन्हित करके जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। नेटबंदी जो अभी चल रही है फिलहाल, वो कब तक अमल मतलब शुरू होगी? एक बार एसेस करके हम लोग निर्णय ले लेंगे शाम तक। क्या अपील करेंगे सर आम लोगों से? आम लोगों से यही अपील करूंगा कि जो भी लोगों की शिकायत हो, जो भी समस्या हो, जो भी विवाद हो, जो भी विषय वस्तु हो, उसको बातचीत से सुलझाएं। इस तरीके से अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश। हरियाणा के हिसार में मुनक़िद राखी घड़ी महोत्सव 2025 का आगाज हो गया है। वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कदीम तहजीब वादी सिंध के तारीखी विरसे को महफूज रखने और इस आलमी सतह पर मुतारिफ कराने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि राखी घड़ी दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक की नुमाइंदगी करता है और ये हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है। महोत्सव के दौरान सकाफती प्रोग्रामों, नुमाइशों और मकामी फनकारों की जानिब से पेश करदा रिवायती फ़नून को अवाम की बड़ी तादाद ने सराहा। इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और प्रोग्राम पुरअमन तरीके से शुरू हुआ। इनको पूरा करवाने का काम ये हम करेंगे, वही विभाग उसके अंदर करेगा। और राखी शाहपुर इस पंचायत का भी मुझे रेजुलेशन मिला है, इसमें भी 5 मांगे वो लिखी गई हैं। इन मांगों को भी विभाग से भेज करके इनको पूरा करवाने का काम करेंगे। और दोनों पंचायतों को मैं 21-21 लाख रुपया आज अलग से दे करके जाता हूं। और मैं अंत में इस 3 दिवसीय महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए आयोजकों की पुनः मैं बहुत मैं सराहना भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारी मातृशक्ति यहां बैठी है। मेरा आप लोगों से आग्रह भी है कि हमने एक जो अपने मांग पत्र के अंदर कहा था, जिसका जिक्र भी हमारे विधायक महोदय ने किया था, कि हमने जब विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ा था 217 संकल्प लिए थे। आपसे 217 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से किए थे, जिसमें से 53 हमने पूरे कर दिए हैं। उसमें कई महत्वपूर्ण हमारे वे विषय थे, परंतु एक लाडो लक्ष्मी योजना वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माताओं से, बहनों से, जो पात्र उसके अंदर है, आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करिए। और हमारी सरकार बहनों को 2100 रुपए देने का काम कर रही है। मैंने 2 की। महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम इंतखाबात को लेकर एनसीपी शरद चंद्र पवार के लीडर अनिल देशमुख ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ में पार्टी के मकामी लीडरों ने अजीत पवार की क़यादत वाली एनसीपी के साथ इत्तेहाद करने का फैसला किया है। अनिल देशमुख के मुताबिक यह फैसला मुकामी सतह पर सियासी हालात और अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए लिया गया। मुंबई में उन्होंने कहा कि इत्तेहाद का मकसद नगर निगम इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी और तरक्याती कामों को आगे बढ़ाना है। स्थानिक स्वराज्य संस्था जो नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद, जो भी चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हमारे पार्टी ने सबको सूचना दी है कि वो जिले की लोकल परिस्थिति देखकर जो वो जिले के हमारे पार्टी के पदाधिकारी है, उन्होंने निर्णय लेना चाहिए। वो हिसाब से पूना में और पिंपरी चिंचवड़ में हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार साहब की है, उन्होंने वहां का पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो देख के उन्होंने अजीत दादा की जो राष्ट्रवादी उनके साथ में इकट्ठा मिलके चुनाव लड़ने का उन्होंने सोचा है और उस हिसाब से आगे। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने सौरभ भारद्वाज पर किए गए एफआईआर पर अपनी राय पेश की। उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने किसी मजहब की तौहीन नहीं की, जबकि बीजेपी लीडर्स और कारकुन चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कहीं चर्च में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, तो कहीं भी किसी भी जगह पर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। पहली बात तो ये जो वीडियो पे एफआईआर कराई गई है, वो एफआईआर कराई गई है भारतीय जनता पार्टी की नेता के द्वारा। दूसरा, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है
कि चर्च में घुस के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए गुंडे मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी की महिला नेता जबलपुर में एक नेत्रहीन महिला को अपमानित कर रही है उसकी छोटी सी बेटी के सामने। यहां बरेली में चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। इस पे सब पे एक भी एफआईआर नहीं हुई, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। सौरभ भारद्वाज पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं। ये क्या नौटंकी है? सौरभ भारद्वाज ने दूर दूर तक कहीं कोई अपमान नहीं किया ईसाई धर्म का। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आपने एक खाली ड्रामा क्रिएट करने के लिए और अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए एफआईआर कर दी सौरभ भारद्वाज पे, संजीव झा पे। तो मुझे लगता है कि ये पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के जुड़े हुए लोग किस तरह से दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं, उनके धार्मिक स्थलों को जाके तोड़फोड़ करके और उनकी पूजा पाठ इबादत में बाधा डालते हैं। तो पूरा देश जानता है। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने वासराई में 4 रोज़ा कौमी कबायली तिजारती मेले का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने इस तकरीब से खिताब भी किया। इस मेले का मकसद कबायली बिरादरी की सकाफत, हुनरमंदी और मकामी मसनूआत को कौमी सतह पर फ़रोग़ देना। इस तकरीब में दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में NSUI राजस्थान के जानिब से सेव द अरावली के नाम से एक मार्च मुनक्किद किया गया, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट ने भी शिरकत की और मुजाहिरीन के साथ अरावली पहाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया। मार्च के दौरान मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे और नारेबाजी करते हुए कहा कि अरावली पहाड़ियाँ माहौलियाती तवाज़ुन के लिए अहम हैं और उनकी बेदरेक कटाई से माहौलियात को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। सचिन पायलट ने कहा, हुकूमत और अवाम दोनों को मिलकर अरावली की हिफाजत करनी चाहिए। आज पूरे भारत में, राजस्थान में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, लोगों को चिंता खाई जा रही है कि जो पर्वतमाला आदिकाल से करोड़ों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बना हुआ था, एक ढाल बनी हुई थी, उसको जानबूझकर खतरे की दिशा में कौन डाल रहा है। और कोर्ट का जो हाल ही में वक्तव्य आया है, उसमें सरकार की बात को माना गया कि पर्वत की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर मान ली जाए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये आंकड़ा है कि अरावलियों के पहाड़ों के अंदर 1,18,000 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं और मात्र 1,048 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर के ऊपर हैं। मतलब 90% से ज्यादा जो अरावली का क्षेत्र है वो परिभाषा से बाहर हो जाएगा, वो सुरक्षित हो जाएगा। अब सरकार बोल रही है कि हम बिना परमिशन के इजाजत नहीं देंगे। इस प्रकार के बैन पिछले 20 साल से अरावली में लगे हुए हैं। गोवा के नॉर्थ गोवा पंची में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से मेडिएशन शऊर बेदारी वॉकथॉन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने पौधा भी लगाया और इस वॉकथॉन का मकसद अवाम में तनाज़ात के पुरअमन हल और मेडिएशन के फ़रोग के हवाले से बेदारी पैदा करना था। प्रोग्राम में वकला और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साहब, अवेयरनेस सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की अवेयरनेस ये है कि 500 AQI है और यहाँ की अवेयरनेस है कि 50 है, तो 10 गुना का तो फर्क यही है ही है। सुखद अनुभव हो रहा है। अब जिसके लंग्स बहुत ज्यादा 500 या 600 AQI लेने के आदी हो गए हों और उसको 50 AQI पे लाया जाए तो उसकी तबीयत तो खराब होगी। तो सर, सेहत भी और समाधान भी, मेडिएशन भी। हाँ, समाधान तो ये है कि ये मीडिएशन, हाँ, ये अपने आप में एक बहुत यूनिक कंसेप्ट। यूनिक तो खैर मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भारतवर्ष में हमारा जो ये समन्वय का और इसका जो समाधान है, ये तो पंचायत से ब्लॉक लेवल पे हमेशा ही चला है। तमिलनाडु बीजेपी के नायब सदर खुशबू सुंदरी व दीगर कायदीन ने 2004 के सुनामी में अपनी जान गंवाने वाले और खोने वाले अखराज को उन्होंने खिराज अकीदत पेश की है। 26 दिसंबर 2004 को बहर हिंद में इंडोनेशिया के जजिए
सुमात्रा के साहिल पर एक इंतहाई ताकतवर ज़लज़ला आया था और इस सुनामी की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। That's what I'm saying. It's very unfortunate that people like Honorable CM and the rest of the leaders in alliance with DMK, during election time, they remember the minorities. What did they do in all these 5 years? What way they have helped the minorities, whether Christian community or Muslim community or any other minority community. I come from a minority community. I'm a Muslim and I still follow my religion. So I would like to ask, in what way have you supported minorities? It's just during election time, you remember, you make it so politically religious that it makes it so dirty. Please tell me one scheme which has been brought in by the Honorable Prime Minister, which is taking the country forward for the future of our children, for the future. गुजरात के कच्छ खित्ते में आज सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से मुकामी लोगों में कुछ देर के लिए तशवीश फैल गई। ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई और उसका मरकज़ ज़मीन की सतह से तकरीबन 10 किलोमीटर गहराई में वाक़ था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक किसी जानी हमारी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई, ताहम इंतज़ामिया सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। पुणे के कोंडा इलाके में पुलिस ने छापा मारा है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की नकद रकम जब्त कर ली है। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई शराब की गैरकानूनी तिजारत के मामले में की गई। इतलात के मुताबिक इस मामले में 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। दर्जा हरारत में गिरावट की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेघर और ज़रूरतमंद अफराद यूसुफ सराय नाइट शेल्टर में पनाह ले रहे हैं। यहां पर उन अफराद को गर्म मलबूसात भी फराहम किए जा रहे हैं। अमेरिका में काम करने की ख्वाहिशमंद गैर मुल्की प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी और अहम तब्दीली सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने H-1B वीज़ा, जो वर्क वीज़ा है, उसके पुराने यानी रैंडम लॉटरी सिस्टम को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वीज़ा का इंतखाब खुरानंदाजी से अब नहीं किया जाएगा, बल्कि तनख्वाह और महारत की बुनियाद पर किया जाएगा। यह फैसला खासतौर पर हिंदुस्तान और दीगर एशियाई प्रोफेशनल्स के लिए गहरे असरात अपने अंदर रखता है। इस हवाले से आप देखिए तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। अमरीकी हुकूमत ने H-1B वर्क वीज़ा के निज़ाम में बुनियादी तब्दीली का ऐलान किया है। US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने नया उसूल जारी करते हुए कहा है कि अब रैंडम लॉटरी सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है। नए निज़ाम को वेटेड सिलेक्शन सिस्टम कहा जा रहा है, जिसमें वीज़ा के इंतखाब का इन्हिसार उम्मीदवार की तनख्वाह और महारत की सतह पर होगा। USCIS के तर्जुमान ने बताया कि पुराने लॉटरी सिस्टम का फ़ायदा उठाकर कई कंपनियां कम तनख्वाह पर गैर मुल्की वर्कर्स लाती थीं, जिससे अमरीकी वर्कर्स की नौकरियों और तनख्वाहों पर मनफी असर पड़ता था। नए उसूल के तहत डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की जानिब से तय करदा तनख्वाह के 4 लेवल होंगे। कम तरीन लेवल पर मौजूद दरखास्त गुजार को 1 एंट्री मिलेगी, जबकि सबसे ज़्यादा तनख्वाह वाले लेवल को 4 एंट्रियाँ दी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा तनख्वाह और सीनियर पोजीशन रखने वाले उम्मीदवारों के वीज़ा हासिल करने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। अहम बात यह है कि H-1B वीज़ा की सालाना हद में कोई तब्दीली नहीं की गई। कुल वीज़ा बदस्तूर 85,000 रहेंगे, जिनमें 65,000 जनरल और 20,000 एडवांस डिग्री होल्डर्स के लिए मुख्तस हैं। ये नया कानून 27 फरवरी 2026 से नाफिज होगा और माली साल 2027 के H-1B रजिस्ट्रेशन सीजन पर इसका इतलाक होगा। ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि ये इक़दाम अमरीका फ़र्स्ट पॉलिसी के तहत उठाया गया है, जिसका मकसद आला महारत रखने वाले टैलेंट को तरजीह देना है। माहिरीन के मुताबिक इस तब्दीली के बाद एंट्री लेवल या कम तनख्वाह पर काम करने वाले नौजवान हिंदुस्तानी उम्मीदवारों के लिए अमरीका जाना मुश्किल हो जाएगा। ताहम ज़्यादा तजुर्बा रखने वाले और सीनियर ओहदों पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स को इस नए सिस्टम से फ़ायदा पहुंचने का इम्कान है। न सिर्फ वीज़ा पॉलिसी बल्कि आलमी टैलेंट मार्केट पर भी असर डालेगा। जहां एक तरफ तजुर्बाकार प्रोफेशनल्स को फ़ायदा होगा, वहीं नौजवान और कम तनख्वाह वाले उम्मीदवारों के लिए रास्ता मज़ीद सख्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।